चलिए शुरू करें। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब? ऑनलाइन कंफर्म करेंगे, आवाज स्क्रीन एवरीथिंग फाइन। हेलो, ओके। क्या किया 2 दिन वीकेंड पे? क्या किया? अरे कुछ नहीं किया क्या? क्या पढ़ा था अपन ने लास्ट? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इंट्रोडक्शन के बाद में व्हाट इज लॉ, सोर्सेस ऑफ लॉ, सोर्सेस ऑफ लॉ के बाद में प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ के बाद में एनफोर्सिंग द लॉ, एनफोर्सिंग द लॉ में वेरियस मिनिस्ट्रीज के बारे में अपन ने पढ़ा था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन सब के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज जो इंडिया में इंपॉर्टेंट बॉडीज है उनके बारे में पढ़ा था। सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, इनके बारे में। एक और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन या बॉडी जिसे अपन बोल सकते हैं, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी समझते हो? इंसॉल्वेंसी मतलब क्या? दिवालिया अपन जो बोलते हैं, राइट? इसके पास में अब कुछ पैसे नहीं है, कुछ अपनी जो लाइबिलिटीज है वो पे ऑफ नहीं कर सकता, राइट? दैट पर्सन इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। अब क्या सिर्फ एक पर्सन, एक इंडिविजुअल ही इंसॉल्वेंट हो सकता है क्या? और कौन कौन इंसॉल्वेंट हो सकता है? कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, वो लोग भी इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। अब पहले नहीं क्या होता था, कोई भी अगर ऐसा इंसॉल्वेंट हुआ, अब उसने पैसे तो बहुत लोगों को देने हैं, तो फिर उसका सेटलमेंट वगैरह कैसे क्या होगा? ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल 100 रुपए उसने देने हैं, कोर्ट क्या सेटलमेंट करता है कि भाई 100 रुपए जिसको लेने हैं ना, उसको अभी, अब इस बंदे के पास में पैसे नहीं है तो उसको सिर्फ 100 रुपए के बदले 25 रुपए ही मिलेंगे, उसको पूरा उसमें सेटिस्फैक्शन मानना पड़ेगा, राइट? ये सब चीजें रेगुलेट करने को, सेटलमेंट करने को नहीं क्या, पहले बहुत सारी अलग अलग एक्ट्स थी। जैसे एक सरफेसी एक्ट थी, SARFAESI, इसका मतलब फुल फॉर्म था, ये तो शॉर्ट फॉर्म है सरफेसी। उसके बाद में सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये एक एक्ट थी। कोर्ट के कुछ रूल्स थे, इसके हिसाब से जो है वो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस कंटिन्यू होता था और सेटलमेंट होता था। और वो इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस इतना लंबा चलता था, इतना लंबा चलता था, सालों सालों तक केसेस जो है पेंडिंग रहते थे, लोगों को अपने पैसे नहीं मिलते थे, सेटलमेंट जो है बहुत लंबे टाइम तक चलते रहता था, राइट? इसीलिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इस इंस्टीट्यूशन का सेटअप किया गया। कौन है ये बोर्ड, क्या करता है बोर्ड? It is the regulator for overseeing insolvency proceedings and entities like insolvency professional agencies, insolvency professionals and information utilities in India. पूरे इंसॉल्वेंसी के प्रोसीजर को थोड़ा फास्ट तरीके से, स्पीडी तरीके से क्या बोल सकते हैं अपन उसको, रैप अप करने के लिए इस इंस्टीट्यूट की जो है, इस बॉडी का बेसिकली गठन किया गया। कौन कौन कवर होता है इसके अंडर? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज कौन होती है? बेसिकली प्राइवेट एजेंसीज होती है जो इंसॉल्वेंसी में, मतलब उसको प्रोसेस को रैप अप करने में हेल्प करती है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, जो लोग काम करते हैं, उनको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, किसके पास कितना पैसा है, असेट्स कितने हैं, ये सब इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करना पड़ेगा ना, वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज ये चीज है। तो इन सबको रेगुलेट करता है कौन? IBBI. It was established on 1st October 2016, very recently, and given statutory powers through Insolvency and Bankruptcy Code, passed by Lok Sabha on 5th May 2016. Insolvency and Bankruptcy Code ये जो है एक एस्टैब्लिश किया गया था, जिसके अंडर IBBI ये जो है बॉडी को स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई है। इट कवर्स इंडिविजुअल्स, जैसा अपन ने बात की, और कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, सारे बिजनेस जो है उनको भी सब कुछ कवर करती है। किसी की भी अगर इंसॉल्वेंसी हुई
तो उसका प्रोसेस पूरा ये हैंडल करती है। द न्यू कोड विल स्पीड अप रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर स्ट्रेस्ड असेट्स इन द कंट्री। स्ट्रेस्ड असेट्स मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जैसे मतलब इस पर्सन के पास में जो भी असेट्स है, अब उसको डिसॉल्व करके लोगों को पेमेंट तो होना चाहिए ना, तो दे आर बेसिकली स्ट्रेस्ड असेट्स। उनको फटाफट रिकवर हो जाए, ये इसके लिए ट्राई करती है। इट अटेम्प्ट्स टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। इट हैंडल्स केसेस यूजिंग टू ट्राइब्यूनल्स, एनसीएलटी एंड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। देखो बेसिकली तो कोर्ट सिस्टम तो है अपने यहां पर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती है ना, इनका इंटरनल ट्राइब्यूनल्स भी होता है कि इनके रिलेटेड जो भी मैटर वगैरह हो, उसको कुछ डिस्प्यूट वगैरह सुनने के लिए, जैसे नॉर्मल इसमें सबके लिए कोर्ट्स रहते हैं, वैसे बहुत बड़े बड़े बॉडीज के इंटरनल ट्राइब्यूनल्स भी रहते हैं। इसके वैसे ही दो ट्राइब्यूनल्स है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एंड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। फिर यहां पर अगर रिजॉल्व नहीं हुए डिस्प्यूट्स, तो फिर वो नॉर्मल अपने कोर्ट की हायरार्की में जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां से और ज्यादा जो है फाइनलाइजेशन होता है। ठीक, लास्ट पार्ट ऑफ अवर फर्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडियन जुडिशियल सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारी जुडिशियरी बोले तो कौन? हमारे कोर्ट्स, राइट। कभी भी किसी के भी बीच में डिस्प्यूट होता है, दो पर्सन के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, गवर्नमेंट और कोई पर्सन के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, रिजॉल्व करने के लिए कौन चाहिए? जुडिशियरी, दैट इज कोर्ट्स। wherever there is dispute between citizens or between citizens and the government, these disputes are resolved by the judiciary or we can say courts. क्या फंक्शन है हमारे कोर्ट्स के? ये तीन मेन फंक्शन है। सबसे पहला, रेगुलेशन ऑफ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट्स एंड कोड्स। लॉ अपन ने बोला था है अभी कॉमन लॉजिक, बट थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसके अलावा लॉ जो है ना, वो सिर्फ ये एक जो अपन पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह, ये जो पढ़ेंगे यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। बहुत सारे लॉज में सबके अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं। किसी को लग सकता है पढ़ के कि ये सेंटेंस का मीनिंग ये है, किसी और को लग सकता है नहीं नहीं ये सेंटेंस का मीनिंग कुछ और है। तो एक्चुअली वो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ये इंटरप्रेट करने का मेन फंक्शन किसका होता है? कोर्ट का। जो कोर्ट बोलेगा वो इंटरप्रिटेशन फाइनल। ये इंटरप्रिटेशन कैसे क्या करते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक टॉपिक है। मतलब सारे तो रूल्स ऑब्वियसली नहीं सिखाए जा सकते अपने को, बट बेसिक है कुछ सिखाने के लिए इंटर लेवल पर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करके एक टॉपिक है कि लॉ पढ़ा कैसा जाता है और उसमें किस वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है, ऐसा। उसके बाद में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, झगड़ा सुलझाना, ये तो मेन फंक्शन ही है एक्चुअली उनका। एंड प्रमोटिंग ऑफ फेयरनेस अमॉन्ग सिटीजन्स ऑफ लैंड। जो लोग हैं सब में फेयरनेस बनी रहे, जस्टिस बनी रहे, इसको इंश्योर करना भी जुडिशरी का काम है। हायरार्की की बात करें अपन तो सबसे ऊपर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द एपेक्स कोर्ट। नीचे हाई कोर्ट, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तीन वैसे मेन होते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े सिटीज में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स भी सेटअप किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इन द हायरार्की सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, फॉलोड बाय हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट आर बाइंडिंग इन द रिस्पेक्टिव स्टेट बट आर ओनली परसुएसिव इन अदर स्टेट्स। क्या बोलना चाह रहे हैं ये? एक हाईकोर्ट जो है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हाईकोर्ट का जो भी डिसीजन आता है वो महाराष्ट्र के लोगों के लिए महाराष्ट्र के एरिया में बाइंडिंग रहेगा, पर क्या दूसरे स्टेट्स में भी वही फॉलो करना जरूरी है क्या? नहीं। दूसरे हाई कोर्ट्स उससे रेफरेंस ले सकते हैं, दैट इज परसुएसिव, मतलब वो उनको एज अ गाइडेंस, एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं, बट उन पे बाइंडिंग नहीं है। पर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है पूरे इंडिया के लिए,
उन्होंने जो बोल दिया उनका डिसीजन तो बाइंडिंग है हर हाई कोर्ट पर। अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बाइंडिंग रहेगा हाई कोर्ट पर? आर्टिकल 141 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे लॉ में अपन पढ़ेंगे तो सेक्शंस पढ़ेंगे, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना अपना, उसमें आर्टिकल्स दिए हैं। बेसिकली कोई भी ऐसा मतलब कोई सेक्शन या कोई चीज को उन्होंने आर्टिकल, एक आर्टिकल में ये चीज लिखी हुई है, ऐसा जो है बताया हुआ है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इज द फाइनल वर्ड ऑन मैटर। सुप्रीम कोर्ट क्या है भैया? सुप्रीम कोर्ट इट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशियरी। एपेक्स बॉडी, अगेन कीवर्ड, एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। अगेन कीवर्ड, ये मतलब पहले भी अपने सब ऐसे ऐसे थे, मैं यहां पर आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूं। एपेक्स बॉडी एस्टैब्लिश्ड कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे ऊंची अथॉरिटी, सबसे मेन पर्सन रहता है, वो कौन रहता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी थोड़े टाइम पहले डीवाई चंद्रचूड़ थे, राइट? उनके बाद में अभी नए आए हैं। नाउ अब सुप्रीम कोर्ट में है ना, कोई भी मैटर गया तो जनरली ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक जज बैठ करके वहां पर सुनेगा। जनरली देयर इज आइदर डिवीजन बेंच, स्पेशल बेंच, लार्जर बेंच, ऐसे अलग अलग बेंचेस होते हैं। डिवीजन बेंच बोले तो 2 जज मिलकर के सुनते हैं कोई भी मैटर। फिर स्पेशल लार्जर 3-4 जज मिलकर के भी कोई बहुत बड़ा मैटर रहा उसके लिए 5-6 जज भी बैठ सकते हैं, राइट? ऐसे जो है हर एक मैटर वाइज होता है। तो अब ऐसे द प्रिंसिपल बेंच कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, मतलब जो मेनली जो जजेस है जितने, दे आर बेसिकली 7 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर ये 7 मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया है अभी कितने पे? 34। क्यों? क्योंकि राइज इन द नंबर ऑफ केसेस एंड वर्कलोड। इतने सारे लोग, इतने सारे क्राइम्स। एक मूवी थी बहुत पहले, उसमें एक डायलॉग था, मेरा भारत महान 100 में से 90 बेईमान। इसकी वजह से कोर्ट्स का भी जो है ये बढ़ गया है। ऑब्वियसली पहले का इंडिया अपन बात करें तो बहुत ज़्यादा और तकलीफें थी। अभी थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड, लेट्स होप और ज़्यादा बेस्ट अपना देश सून बनेगा। An individual can seek relief in the Supreme Court by filing a writ petition under Article 32। अब सुप्रीम कोर्ट में कौन से मैटर्स जाते हैं? देखो, कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स जो होते हैं वो तो नीचे से एक एक लेवल जा जाके ऊपर तक जा सकते हैं, पर देयर आर ऑल्सो सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। हर एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, उसके भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। उतना डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, बट बेसिकली कुछ ही मैटर्स होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। उसमें से एक है, अगर अपने फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है ना, बेसिक जो अपने राइट्स है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक अपन जा सकते हैं। और उसके लिए अपने को क्या फाइल करना पड़ता है? रिट पिटीशन। रिट पिटीशन मतलब काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट, भाई हमारी बात सुनो। अंडर आर्टिकल 32 इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32, अगर अपना फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन है भैया? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ऑफ हाईएस्ट, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये जो है सिर्फ हर एक स्टेट में नहीं, यूनियन टेरिटरी में भी एस्टैब्लिश्ड रहता है। आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, क्या बोलता है? कि देयर मस्ट बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हर एक स्टेट में हाई कोर्ट रहना चाहिए। हाई कोर्ट का अपेलेंट, ओरिजिनल एंड सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन रहता है। ये वर्ड्स अपने को पहले भी आए थे शुरुआत में, ध्यान में होगा तो अपने बोला था डिस्कस करेंगे। देखो 3 ज्यूरिसडिक्शन दिए हैं अपने को, अपेलेंट,
ओरिजिनल एंड सुपरवाइजरी। एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन, सबसे पहले तो ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है? पावर, राइट। हाई कोर्ट के पास में एपेलेंट पावर है, मतलब क्या? वो अपने नीचे के कोर्ट में किए गए डिसीजन के बारे में अपील सुन सकता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मैटर ए और बी के बीच में झगड़ा था, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया, उससे ए खुश नहीं है, ए अपील करने कहां जाएगा? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट के पास में ये ज्यूरिसडिक्शन है, ये पावर है कि वो ये अपील सुन सकता है। दैट इज कॉल्ड अपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन। दूसरा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब डायरेक्टली कोई कोई मैटर ऐसे होते हैं जहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो। उसमें वो मैटर सुनने का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। कोई भी मैटर को अफ्रेश ओरिजिनली सुनने का मैटर का पावर भी उसके पास में रहता है। एंड लास्ट होता है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, कि अपने नीचे के जो कोर्ट्स है उनको सुपरवाइज करने का ये ज्यूरिसडिक्शन भी उसके पास में होता है। बट सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को आर्टिकल 227 ने थोड़ा सा लिमिट किया है, लिमिट्स हाई कोर्ट सुपरवाइजरी पावर्स। Now, in India, there are 25 high court, one for each state and union territory. 25 ही क्यों है यहाँ पर? इंडिया में स्टेट यूनियन टेरिटरी 25 ही है क्या? कि ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? हमारे यहाँ पे 25 से स्टेट और यूनियन टेरिटरी ज्यादा है या कम है? अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ाओगे मैं 9th-10th का, ज्यादा ही है, राइट? तो फिर यहां पर हाई कोर्ट इतने ही क्यों हैं? क्योंकि कुछ कुछ स्टेट्स जो है ना वो कंबाइन करके शेयर करते हैं हाई कोर्ट को। जैसे एक एग्जांपल है पंजाब एंड हरियाणा, राइट? ये लोग शेयर करते हैं एक ही हाई कोर्ट। ऐसे जो है एग्जांपल्स है जहां पर हाई कोर्ट से शेयर्ड, इसलिए वो वहां पर उनका कम नंबर है। 6 states share a single high court. अगेन हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली आप रिट फाइल कर सकते हो अंडर आर्टिकल 226। कुछ कुछ मैटर्स के लिए, हर एक मैटर के लिए डायरेक्टली हाई कोर्ट में नहीं जा सकते आप, बट बेसिकली फंडामेंटल राइट वगैरह वायोलेट होता है, करता है, तो उसके लिए इंडिविजुअल कैन सीक रेमेडीज अगेंस्ट वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय फाइलिंग रिट अंडर आर्टिकल 226। The oldest high court in country is the Calcutta High Court. कब एस्टैब्लिश हुआ था ये? 2 जुलाई 1862 को। थर्ड नंबर पे आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसका ज्यूरिसडिक्शन कहां पर रहेगा? उस डिस्ट्रिक्ट में, उस एरिया में रहेगा। बिलो द हाई कोर्ट आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है ना दो रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो रहते हैं। एक रहता है कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और दूसरा रहता है कोर्ट ऑफ सेशंस। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है ना, ये डील करता है कौन से मैटर्स? सिविल लॉ मैटर्स। और कोर्ट ऑफ सेशंस क्या डील करता है? क्रिमिनल लॉ मैटर्स। ठीक? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डील्स विथ सिविल लॉ, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स एंड क्लेम्स फॉर डैमेजेस एक्सेट्रा। एंड कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कैसे डील करता है? क्रिमिनल मैटर। अगर अपन सिविल कोर्ट की बात करें, दैट इज कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो अगर पैसों से रिलेटेड मैटर है ना तो उनके ऊपर लिमिट है, कहां तक की? 2 करोड़ अंडर पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। पेक्यूनरी मतलब रिलेटेड टू मनी कुछ है, तो सिविल जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन ₹2 करोड़। कितना मैक्सिमम? 2 करोड़ तक की है वो सुन सकते हैं मैटर्स। ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या बोला अपन ने? पावर टू
कंट्रोल, बेसिकली का पावर। अब कोर्ट्स को जो पावर है वो कहां से मिलता है कि मेरा जुरिस्डिक्शन कितना है, एरिया वाइज बेसिकली, जिस एरिया में वो है। कोर्ट्स जनरली गेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, दैट इज एरिया बेस्ड जुरिस्डिक्शन on areas covered by them. Cases are decided based on local limits within which parties reside or the property is situated. जहां पर वो पार्टीज रहती है जिन्होंने केस किया है, वो जहां पर रहती है उस एरिया में, मतलब जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो कोर्ट वो मैटर सुनेगा। लास्ट वन इज मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। They are established in metropolitan cities in consultation with the High Court. जहां पर भी population is what 10 लाख और more। जरूरी नहीं है हर जगह हो, पहली तो 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद में भी कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट करके मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में सेटअप किए जाते हैं। अब देखो जो कोर्ट्स है ना, ऊपर अपन ने पढ़े कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाले लेवल पे, उसमें एक होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एक होता है बेसिकली एक होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एक होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एक होता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड एक होता है मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। देखो, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैज द पावर्स एज अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो होता है उसके पास में पावर होता है एज अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो होता है हैज द पावर ऑफ एज द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। बेसिकली चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये मेन पर्सन होता है, इनके नीचे ये सेकंड पर्सन होता है। अब ये जो है, ये हायरार्की जो है पर्सन की, ये इन्होंने बताया है नॉर्मल कोर्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट वगैरह कोर्ट जो रहता है ना उसके लिए। अगर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बनाए जाते हैं तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के जगह वहां पर नाम क्या होता है उनका, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, और उनके नीचे जो होते हैं उनका नाम क्या रहता है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। इनके जगह ये मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की जगह मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ऐसा चाहे तो वहां पर लिख लो, इजीली ध्यान में रहेगा। ये नॉर्मल कोर्ट, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट पढ़ने के लिए। ठीक है, सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। हियर वी कंप्लीट our first chapter, or we can say almost 6 marks of our examination. इसकी टेस्ट कब रखें, परसों रखें। देखो ये वाले वीक में कल तो अपना डेफिनेटली लॉ का लेक्चर नहीं रहेगा, सिर्फ इको का रहेगा। इस वीक में मोस्टली आपकी परसों तो टेस्ट रहेगी लॉ की, उसके बाद में अपन कंपनीज एक्ट मोस्टली चालू करेंगे, मे बी बाय दिस वीक एंड और नेक्स्ट वीक। एक बॉडी पढ़ी थी अपन ने, आरबीआई,
क्या बोल रही थी आरबीआई? इट इज द इंडियाज सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। किसके अंडर आती है ओनरशिप ऑफ? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल इशू मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी। मेन पेमेंट सिस्टम जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी ये भी मेंटेन करती है वो। प्लस बीआरबीएनएम एक स्पेशल डिवीजन है उनका, टू प्रिंट एंड मिंट इंडियन करेंसी नोट्स। दो प्रिंटिंग प्रेस है नासिक में एंड देवास में। एनपीसीआई ये इनका एक स्पेशल डिवीजन है टू रेगुलेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड as a specialized division for providing insurance and deposits or guaranteeing credit facilities to all Indian banks. Right? Books बंद कर दो, कॉपी पेन निकालो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। कौन सी टर्म? आरबीआई।
ओके, स्टॉप। कितने पॉइंट्स लिखे? 4, 2, 3। टाइम इससे कम मिलेगा एग्जाम में, स्पीड या पॉइंट्स इससे ज्यादा लिखने पड़ेंगे अपने को, राइट? ऑब्वियसली पहले दिन नहीं होगा, बट ऐसे ही अपने को प्रैक्टिस करते जानी पड़ेगी। अगेन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या आना आपका जरूरी है कि पहली बात तो सेंट्रल बैंक है एंड रेगुलेटरी बॉडी फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया नहीं आया चलेगा, बट ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल इशू मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी, ओके, मैनेजेस मेन पेमेंट सिस्टम, ये आरटीजीएस एनईएफटी जो एग्जांपल्स अपन दे रहे हैं ना, वो आपके आंसर में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे भी जो अपन उसके एग्जांपल्स या वर्ड्स डिस्कस करेंगे वो आपको अपने आंसर में बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, बेटर है ना ही लिखो, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अपने को जो लैंग्वेज लिखनी है वो काय की चाहिए अपने को? मॉड्यूल की। BRBNM इज अ स्पेशलाइज्ड डिवीजन, प्रिंट एंड मिंट करने के लिए इंडियन करेंसी नोट्स। नासिक, देवास, आपको नाम ध्यान में है, बहुत अच्छी बात है, लिख दीजिए। NPCI as one of the specialized division and settlement system in India. एंड लास्ट में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये भी एक एस्टैब्लिश्ड स्पेशलाइज्ड डिवीजन सेटअप किया गया था फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस एंड डिपॉजिट्स गारंटी। अगेन यहां पर इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, या सिर्फ मतलब अभी आपने हाईलाइट कर लिया, अब आप जब पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ इतना ही पढ़ोगे, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये इसका एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है। वो आपको ध्यान में आ जाएगा कि वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है आपके डिपॉजिट्स के लिए। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो सिर्फ डिपॉजिट इंश्योरेंस इतना पढ़ोगे, उससे आपको ये ध्यान में आ जाएगा, ये रिकॉल कर लेना है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम ये एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है फॉर प्रिंटिंग गारंटिंग और इंश्योरेंस डिपॉजिट। ऐसे अपने को कंटेंट छोटा छोटा कर करके मल्टीपल रिवीजन एंड रिकॉलिंग करते जानी है एंड राइटिंग प्रैक्टिस करते जाने की। आपकी जो है क्लास में जैसे अभी अपना एक चैप्टर खत्म हुआ, वैसे वैसे ये तो एक पूरा चैप्टर है, इसके लिए अभी टेस्ट हो जाएगी, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह जो होगा उसकी यूनिट वाइज 1, 2, 3 यूनिट्स में भी कुछ यूनिट्स मिला मिलाकर टेस्ट होगी, प्लस आखिर में मेन जो आपकी टेस्ट ये होती है यहाँ पर कंडक्ट 50% प्लस 50%, एक टेस्ट होगी 50% सिलेबस पर, दूसरी टेस्ट होगी नेक्स्ट 50% सिलेबस पर, उसके बाद में 100% सिलेबस पर आपकी 2 टेस्ट होगी। ये होती है आपकी लास्ट मंथ जस्ट बिफोर एग्जाम्स, ये चारों टेस्ट। तब तक अपने को ये जो पीरियड रहता है बेसिकली दिस इज जस्ट फॉर फाइनल टचअप, राइट? एटलीस्ट ये 100% वाली, तब तक अपन इस लेवल तक पहुंच जाने चाहिए कि आज एग्जाम ले लो, हम तैयार हैं, और अपन वहां तक पहुंचेंगे, डेफिनेटली पहुंचेंगे। चलिए रुकते हैं यहां पर, थैंक यू सो मच।